हेलो फ्रेंड्स, आपने यूजुअली ये न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान आईएमएफ से इतना कर्ज ले रहा है, इन टर्म्स और कंडीशंस पे ले रहा है। तो फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी कंट्री आईएमएफ से कर्ज क्यों लेता है और आईएमएफ उसको डेब्ट क्यों देता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईएमएफ का एज इंटरनेशनल मॉनेटरी बॉडी क्या काम है और इसका जो कर्ज देने का मैकेनिज्म है उसको भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आईएमएफ एक मॉनेटरी बॉडी है जो कि अपने 190 मेंबर कंट्रीज़ में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काम करता है और ये उन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट करता है ताकि उन्हीं पॉलिसीज़ से इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जॉब क्रिएशन हो और उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनकी भी जो इकोनॉमिक वेलबींग है वो भी अच्छी हो। आईएमएफ को जो 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं वही गवर्न करते हैं और आईएमएफ जो है वो उन मेंबर कंट्रीज़ को अकाउंटेबल होता है। आईएमएफ के 3 अहम मिशन हैं। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी कॉपरेशन है उसको बढ़ाना, ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेंशन है उसको इनकरेज करना और ऐसी पॉलिसीज़ जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए नुकसानकार हो, ऐसी पॉलिसीज़ को डिस्करेज करना। तो इन मिशंस को फुलफिल करने के लिए आईएमएफ अपनी मेंबर कंट्रीज़ और इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ कोलैबोरेट करके काम करता है। तो फ्रेंड्स, आईएमएफ के 3 मेन एरियाज़ हैं जिसमें वो काम करता है। पहला, जो मेंबर कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ हैं उनकी देखभाल करना, उनको देखना। दूसरा, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको लोन्स देना ताकि उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो सॉल्व हो जाए। और तीसरा, अपनी मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करना ताकि वो अपनी इकोनॉमीज़ को मॉडर्नाइज कर सकें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ चला सकें। अगर मॉनिटरिंग के हिसाब से देखा जाए तो आईएमएफ की जो टीम्स होती हैं वो अपनी मेंबर कंट्रीज़ को एनुअली विज़िट करते हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको एनालाइज करते हैं और इन्हीं विजिट्स के दौरान जो आईएमएफ ऑफिशियल्स हैं उस मेंबर कंट्री के जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे वो बैंक ऑफिशियल्स हों या दूसरे इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स हों जैसे लेजिस्लेचर्स हो गए, सिविल सोसाइटी या मीडिया, उनके साथ भी वो इंगेज करते हैं और उस कंट्री की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसकी इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या उस कंट्री की इकोनॉमी में क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो इसी तरह इन कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस के थ्रू ही आईएमएफ उस कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एनालाइज करता है और उसके बाद एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है और वो रिपोर्ट उस कंट्री के जो इकोनॉमिक ऑफिशियल्स होते हैं उनको हैंड ओवर की जाती है और उस रिपोर्ट के मुताबिक उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। आपकी इकोनॉमी में ये मसले हैं, इन चीज़ों को इस तरह से आप ठीक करें। तो इस प्रोसेस को इकोनॉमिक सर्विलेंस कहा जाता है जो कि नेशनल और ग्लोबल लेवल पे होता है। तो इसी इकोनॉमिक सर्विलेंस के थ्रू आईएमएफ अपनी मेंबर कंट्रीज़ में ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मॉनिटर करता है जिस पॉलिसीज़ के थ्रू उस मेंबर कंट्री की इकोनॉमी या फिर उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो मेंबर नेशंस जो है वो उन पे भी ये लाजिम है कि वो भी जो आईएमएफ के पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ और उनके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, ना कि उनके पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स आईएमएफ के पॉलिसी ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल अलग हों। तो इसी मैक्रो इकोनॉमिक मॉनिटरिंग के थ्रू आईएमएफ अपने किसी भी मेंबर कंट्री की जो इकोनॉमी में पोटेंशियल रिस्क होते हैं उनको एनालाइज करता है और उसको पॉसिबल जो पॉलिसी एडजस्टमेंट्स हैं वो भी एडवाइस करता है कि भाई आप अपनी इकोनॉमी में ये चीज़ें ठीक करें या आपकी इकोनॉमी को ये चीज़ें जो है वो पोटेंशियल रिस्क हैं तो इन पे आप काम करें ताकि आपकी इकोनॉमी किसी बड़े नुकसान से बच जाए। उसके बाद इसका जो दूसरा मेन मिशन है वो मेंबर कंट्रीज़ को डेब्ट या कर्ज प्रोवाइड करना। तो आईएमएफ किसी भी कंट्री में किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को जो है वो फंड नहीं करता बल्कि वो एज अ होल जो कंट्री होती है उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वो फंड्स या फिर डेब्ट्स प्रोवाइड करता है और इसी आईएमएफ की इस असिस्टेंस के थ्रू उस मेंबर कंट्री के जो इंटरनेशनल रिजर्व्स होते हैं उसमें इजाफा हो जाता है जिससे वो फर्दर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकता है। इस आईएमएफ के इन लोन्स या डेब्ट से उस कंट्री की जो करेंसी होती है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबलाइज हो जाती है और उस कंट्री के जो इकोनॉमिक ग्रोथ की कंडीशंस हैं तो वो भी अच्छी हो जाती हैं और उस कंट्री के जो इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो आईएमएफ जो है वो 2 फॉर्म्स पे मेंबर कंट्रीज़ को जो है वो लेंडिंग करता है। पहला है नॉन कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और दूसरा है कंसेशनल रेट्स। नॉन कंसेशनल रेट्स में ये होता है कि उसमें पूरे इंटरेस्ट रेट ही लगाया जाता है और कंसेशनल टर्म्स के अंडर आईएमएफ जो उसके अंडर डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको वो लोन्स प्रोवाइड करता है बगैर किसी इंटरेस्ट रेट के ताकि उनकी इकोनॉमी में कुछ डेवलपमेंट आए और कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हो उन कंट्रीज़ में।
टिपिकली आईएमएफ लोन प्रोवाइड करने से पहले अपनी मेंबर कंट्री से कुछ टर्म्स और कंडीशन सेट करता है और वो टर्म्स और कंडीशंस उस मेंबर कंट्री को लोन लेने के लिए जो है वो उनको लाजमी मानना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता कि वो टर्म्स और कंडीशंस आईएमएफ के फ़ायदे में होती हैं, वो टर्म्स और कंडीशन जो है वो उस कंट्री की इकोनॉमी के ही फ़ायदे में होती हैं। तो आईएमएफ जिस भी कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है तो उस कंट्री के साथ कुछ कंडीशंस रखता है, जिसमें यह है कि वो कंट्री अपनी जो टैक्सेस है वो बढ़ाएगा और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है उसको कम करेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि वो कंट्री अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ाएगा। और जो स्टेट के अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं, अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो कंट्री उन डिपार्टमेंट्स को प्राइवेटाइज करेगा, यानी कि उन गवर्नमेंट की एसेट्स को जो है वो गवर्नमेंट बेच देगी किसी प्राइवेट कंपनी को। जैसे हमारे कंट्री में पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि स्टेट कंट्रोल्ड है, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान उसको रेगुलेट करता है। लेकिन जब ये प्राइवेटाइज हो गया तो ये किसी प्राइवेट फिल्म के हाथ में चला जाएगा और वही उसको जो है वो रेगुलेट करेगा, उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाएगा और जो प्रॉफिट लॉस होगा उसका जिम्मेवार भी वही प्राइवेट फिल्म में होगी। और उस कंट्री को फर्दर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, रिड्यूसिंग करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं। और तीसरा जो आईएमएफ का मेन एरिया है वो है टेक्निकल असिस्टेंस, जिसके तहत आईएमएफ अपने मेंबर कंट्रीज़ को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की एडवाइसेस देता है और अपने वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू उन कंट्रीज़ की ट्रेनिंग देता है कि अपनी इकोनॉमी कैसे ठीक की जाए। तो इस टेक्निकल असिस्टेंस के तहत आईएमएफ उस मेंबर कंट्री में ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। और ये ऐसी मेंबर कंट्रीज़ के लिए बहुत ही अहम होता है जिनके पास जो इंस्टीट्यूशंस हों वो बहुत ही वीक हो, या उनके पास करप्शन ज़्यादा हो, या उनके पास पॉलिसी फेलियर्स हों, या फिर उनके जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम हो। तो ये टेक्निकल असिस्टेंस उन कंट्रीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। तो इसी कैपेसिटी डेवलपमेंट के थ्रू जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं और अपने लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें पाकिस्तान और आईएमएफ की, तो पाकिस्तान आईएमएफ का 1950 से मेंबर रहा है। जैसा कि शुरू से ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बहुत ही ख़राब रही हैं और पाकिस्तान में कोई भी लोकल इंडस्ट्री नहीं थी, तो इसलिए पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट, जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होती हैं तो वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होती थी, वो उसको दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ती थी। तो इसी वजह से पाकिस्तान जो है आईएमएफ के पास 22 टाइम्स जा चुका है। और जो रिसेंट लोन था पाकिस्तान ने आईएमएफ से 2019 में लिया था, जो कि $6 बिलियन था। और पाकिस्तान ने आईएमएफ से पहला लोन 1958 में लिया था, जिसकी कुल रकम $25 मिलियन थी उस वक्त। अगर करंट प्रोग्राम जो आईएमएफ के साथ करंट गवर्नमेंट की जो टॉक्स चल रही हैं अगर उसकी बात करें, तो जो 2019 में आईएमएफ ने $6 बिलियन दिए थे पाकिस्तान को, तो करंट गवर्नमेंट ने वो $6 बिलियन को बढ़ाकर $8 बिलियन करने की रिक्वेस्ट की है। करंट गवर्नमेंट ने $2 बिलियन की ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, क्योंकि पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू चल रहा है और हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स भी ना होने के बराबर हैं। तो पाकिस्तान के जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, तो उन्होंने ही आईएमएफ को ये रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान के जो बेल आउट पैकेज के $3 बिलियन रहते हैं उनको बढ़ाकर $5 बिलियन किया जाए। आईएमएफ ने इनकी यह रिक्वेस्ट तो मान ली है कि हम आपको $2 बिलियन ज़्यादा देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं कि सबसे पहले जो ऑयल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी पे जो भी सब्सिडीज़ हैं आप वो ख़त्म करें, जो कि करंटली 21 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल पे सब्सिडी है और 51 रुपीज़ तकरीबन डीजल पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है और 5 रुपये पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पे दे रही है। और अगर आईएमएफ की शराइत के मुताबिक ये सब्सिडीज़ ख़त्म की गई तो आने वाले चंद दिनों में जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है वो बढ़ सकती हैं। और जैसा कि करंट गवर्नमेंट को इस फंड की सख्त ज़रूरत है, तो उन्होंने इस कंडीशंस को जो है वो बगैर किसी झिझक के मान लिया है कि हम जो भी सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, आईएमएफ से इतने लोन्स लेने के बावजूद भी पाकिस्तान में हिस्टोरिकली जितनी भी गवर्नमेंट आई है वो एक गवर्नमेंट, तो उन्होंने आईएमएफ से ज़रूर जो है वो लोन्स लिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईएमएफ के इस फाइनेंशियल असिस्टेंस और जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में वो एडवाइसेस देता है, तो उसके बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई चेंज क्यों नहीं आया, पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं आई।
तो उसकी कुछ रीज़न्स हैं और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हिस्टोरिकली सबसे बड़ा रहा है। यानी कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा रही हैं और एक्सपोर्ट्स जो है वो कम रही हैं और हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी हिस्टोरिकली ज़्यादा ही रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास एक खसारा रह जाता है जिसको पूरा करने के लिए हम IMF से ही लोन लेते हैं। और उसके बाद हमारे कंट्री में ऐसे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की कमी है जो कि IMF के साथ एक एफिशिएंट डील जो है वो स्ट्राइक कर सके जो कि हमारी इकोनॉमी के फ़ायदे में हो। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी तक ऐसी कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एक्सपर्ट टीम नहीं है जो कि IMF के साथ अच्छी तरह से बातें कर सके और उनको इंगेज कर सके। और 2012 में IMF के 2 फार्मर एडवाइज़र्स थे, एहतशाम अहमद और एजाज़ अली मोहम्मद, जिन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया एशिया रिसर्च सेंटर के लिए, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि किसी भी अमेरिकन, पाकिस्तानी या IMF ऑफिशियल को ये हरगिज़ कोई भी फ़िक्र नहीं है या उनका ये मकसद नहीं रहा कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिफॉर्म करें या फिर पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करें। तो इसी मसले की वजह से पाकिस्तान जो है वो बेलआउट्स की साइकिल में रहा है। यानी कि एक गवर्नमेंट आती है वो IMF से बेलआउट लेकर अपना खसारा पूरा कर जाती है, लेकिन जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसको फिर अगेन उतना ही खसारा मिलता है जो कि अगेन फिर IMF से रजू करती है। तो ये पूरा बेलआउट्स का साइकिल चलता रहता है। और उसके बाद जो IMF स्पेंडिंग कट्स लगाता है, यानी कि ये शराइत लगाता है कि जो मेंबर कंट्री किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कोई खर्चा नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारे कंट्री की जो स्टेट कैपेसिटी है उसको बहुत ही नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हम IMF से लोन लेते हैं तो उसका आधा जो है वो प्रीवियस लोन को रीपे करने में लग जाता है। तो IMF के इन टफ कंडीशंस की वजह से हमारे कंट्री में बेरोज़गारी और गुर्बत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।